डियर स्टूडेंट, अमेठी आईएएस की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अकबर पढ़ रहे थे और उसमें 2 लेक्चर्स हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। आज तीसरे लेक्चर्स में हम इस बात को समझेंगे कि अकबर के का जो साम्राज्यवाद था वो था क्या। तो मध्यकाल में साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति विभिन्न शासकों द्वारा अलग अलग नीतियां अपनाई गई हैं और उसका अगर अवलोकन कर लें तो अकबर का साम्राज्यवाद समझने में बड़ी आसानी हो। अकबर से पहले स्पष्ट साम्राज्यवादी नीति जिन 2 लोगों ने घोषित की और अपनाया, उसमें एक नाम अलाउद्दीन खिलजी का था और दूसरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक का था। जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी का प्रश्न है तो अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में साम्राज्यवाद के लिए 2 प्रकार की नीतियों का अवलंबन किया। एक पूर्ण विलय की नीति और दूसरा अधिराजत्व की नीति। पूर्ण विलय की नीति उसने उत्तर भारतीय रियासतों के प्रति लागू की और अधिराजत्व की नीति उसने दक्षिण भारतीय रियासतों के प्रति लागू की। जहां तक पूर्ण विलय की नीति का प्रश्न है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अलाउद्दीन ने उत्तर भारतीय रियासतों को जीत करके दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। और जहां तक अधिराजत्व की नीति का प्रश्न है तो अलाउद्दीन ने दक्षिण के 4 रियासतों को जीत करके फिर उन्हीं शासकों को दे दिया जिस पर जो वहां शासन कर रहे थे, और शर्त सिर्फ ये रखी कि वार्षिक महसूल या नजराना वो शासक देता रहे, जिससे ये बात साबित हो कि वो दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करता हो, जबकि वास्तविकता ये रहेगी कि आप अपने सारे कृत्यों में स्वतंत्र रहेंगे। अब दूसरा शासक जब मोहम्मद बिन तुगलक आया, जिसने 1325 से 51 तक शासन किया, उसने अलाउद्दीन के इस नीति को पलट दिया और उसके बाद उसने दक्षिण के प्रति जो अधिराजत्व की नीति थी उसको भी पूर्ण विलय में परिवर्तित कर दिया और दक्षिण भारतीय रियासतों को भी दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर दिया, जिसका कुप्रभाव तुगलक वंश पर पड़ा और उसके जीवन काल में ही दिल्ली सल्तनत का पतन होना शुरू हुआ और अंत में दिल्ली सल्तनत सिकुड़ करके सिर्फ दिल्ली और उसके निकटवर्ती कुछ किलोमीटर के क्षेत्रों तक सीमित रहा, जिस पर सैयदों और लोदियों ने शासन किया। तो अकबर से आने से पहले ये 2 प्रकार की स्पष्ट नीतियां थी, एक सफल थी और दूसरा विफल थी। अब देखिए, जब मुगलों का आगमन हुआ तो आरंभिक जो 2 शासक थे उन 2 शासकों के द्वारा युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई स्पष्ट साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाई गई। बाबर अपने 3 वर्ष 8 माह के शासन काल कह लीजिए या भारत में उपस्थिति कह लीजिए, उसमें 4 युद्धों के माध्यम से एक मुगल वंश को आधार देने में सफल रहा, मुगल वंश की स्थापना करने में सफल रहा, लेकिन उसका एक स्पष्ट प्रभावशाली सीमांकन हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिन क्षेत्रों को उसने विजित किया अपने शासनकाल में, वो क्षेत्र में जो पराजित शासक थे वो पूर्णतः पराजित नहीं हुए। जैसे अफगान, वो सक्रिय रहे और बाद में आपने देखा कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र को अफगानों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और ये प्रतिरोध इतना था कि मुगल वंश का 15 वर्षों के लिए सफाया ही हो गया। फिर हुमायूं जो शासक बना तो वो भी आरंभिक 10 वर्षों में युद्धों में ही व्यस्त रहा और कोई भी एक स्पष्ट सीमांकन अपने साम्राज्य का नहीं कर पाया और उसको निर्वासित होना पड़ा, और जब वापस भारत की विजय की तो मात्र 6 महीना में उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मुगलों के आरंभिक 2 शासकों के द्वारा कोई स्पष्ट इंपीरियलिज्म पॉलिसीज का दर्शन हम लोग नहीं देखते हैं, हालांकि मुगल वंश अस्तित्व में रहा। अकबर जब शासक बनता है तो इसके 49 वर्षीय शासनकाल में हम पहली बार एक स्पष्ट साम्राज्यवादी नीति देखते हैं और एक स्पष्ट सीमा देखते हैं कि इतने बड़े क्षेत्र में मुगल वंश सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित हो चुका। इसलिए पूरे मध्यकाल में अगर साम्राज्यवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अकबर का काल काफी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने अपने इंपीरियलिज्म पॉलिसी में एक स्पष्ट नीति अपनाई। अब इस क्रम में अगर एक भूमिकीय बात की जाए तो कुछ इस ढंग से की जा सकती है कि जो अभी हमने बात कही, उस कारण से हम इसे मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को कह सकते हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से मुगल वंश का संस्थापक बाबर को ही माना जाता है
और प्रश्न वास्तविक संस्थापक का मुगलों में नहीं आता है। लेकिन परिस्थितियां जिस तरह से हमने व्याख्या की आपसे, उससे अपने आप स्वयं ये प्रश्न उदित होता है कि जब उन दोनों ने स्थापना में वो भूमिका नहीं निभाई जो भूमिका उनको निभाना चाहिए था, मुगल उस रूप में स्थापित नहीं हुए जिस रूप में बाद में स्थापित हुए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वास्तविक संस्थापक का प्रश्न स्वयं उत्पन्न हो जाता है। तो अगर वास्तविक संस्थापक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इसमें निश्चित रूप से जो है वो अकबर का नाम आता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ये बात सही नहीं है, ये हम बोलते हुए चल रहे हैं। ये एक नया उद्भेदन हो सकता है, नई बात हो सकती है। अब देखिए कि हम क्यों कह रहे थे इसको वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसके बेस हैं, कुछ आधार हैं। कोई भी वंश कहीं शासन करता है और उसको अस्थायित्व प्राप्त होता है तो सिर्फ युद्धों के माध्यम से अस्थायित्व प्राप्त नहीं होता। युद्ध तो एक उपाय है कि किसी स्थापित राजा को उसके पद से हटा देना। असल कहानी युद्ध के जीतने के बाद शुरू होती है कि जिन क्षेत्रों को जीता गया, क्या उसे एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक इकाई में बांधा गया? अगर सुव्यवस्थित प्रशासनिक इकाई में नहीं बांधा जाता है तो वो क्षेत्र बहुत लंबे समय तक उसके अधीन नहीं रहेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। तैमूर लंग आया, अहमद शाह अब्दाली आया, जीता, युद्ध बहुत किए, लेकिन जीते गए क्षेत्र पर एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं। परिणाम स्वरूप उसके जाने के बाद वो क्षेत्र उसके साम्राज्य का अंग नहीं बना। हालांकि तैमूर लंग भी अपना प्रतिनिधि छोड़कर गया था, अहमद शाह अब्दाली भी अपना प्रतिनिधि छोड़कर गया था, लेकिन क्या अहमद शाह अब्दाली और तैमूर लंग का साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ? तो नहीं। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद उसने सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे की स्थापना नहीं की। बाबर और हुमायूं के साथ भी यही हुआ, युद्ध की, क्षेत्रों को जीता, लेकिन जीते गए क्षेत्रों पर एक सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को लागू नहीं किया, जिसके वजह से जीता गया क्षेत्र उसे निकलता चला गया, फिर जीता, फिर निकला। अकबर ने यह पॉलिसी अपनाई कि जिन क्षेत्रों को जीता उन क्षेत्रों पर एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की बुनियाद डाल दी। ये अलग बात है कि अकबर से पहले शेर शाह ने प्रशासन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए, जिससे अकबर को लाभ हुआ। लेकिन अकबर इस मामले में योग्य कहा जा सकता है कि उसने पूर्व के स्थापित व्यवस्थाओं को और सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित किया, और जिस प्रशासनिक व्यवस्था का उसने स्थापना की वो पूर्व के प्रशासनिक व्यवस्था से अलग था और उसमें काफी अस्थायित्व आ गया था। और ये कैसे? तो ये जुड़ा हुआ है इसके साम्राज्यवादी नीति से। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज और स्पष्ट हो जाएगी। अब दूसरी बात कि सामाजिक समरसता, पूर्व के शासक को भी ये एहसास था कि भारत में हम अल्पसंख्यक हैं, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है वो हिंदू है, और इस क्रम में उन लोगों ने कुछ नीतियां भी अपनाई, लेकिन वो नीतियां बहुत स्पष्ट नहीं थी। कहने के लिए कह सकते हैं किसी एक्सेप्ट कर लिया कि हमें यहाँ हिंदुओं के विचारधाराओं के अनुरूप शासन करना पड़ेगा, लेकिन ये जो धार्मिक विभेद थे और जो सांस्कृतिक विभेद था, उस धार्मिक और सांस्कृतिक विभेद को वास्तविक रूप से समाप्त करने का प्रयास अकबर ने किया और सामाजिक समरसता जो है उसमें स्थापित। आपने कल ही के क्लास में देखा कि इस धार्मिक समरसता या सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए अपने शासन के आरंभिक बेला में 1561, 62, 63, 64 इन वर्षों में उसने बड़े बड़े निर्णय लिए। क्या निर्णय लिया साहब? तो युद्धबंदियों को मुक्त कर दिया कि कोई युद्धबंदी नहीं रहेगा। क्या निर्णय लिया साहब? तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी और लोगों को तीर्थ यात्रा की पूरी मुक्ति दी। जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये सब जो उपाय थे उसके शासन के आरंभिक में एक मैसेज था कि हम हिंदू संस्कृति का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। यही नहीं, जो धार्मिक विभेद भारत में था वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में ही था, बल्कि अंतर धार्मिक मतभेद भी था। और इसके लिए अकबर ने क्या किया भाई? तो अपने शासन में आगे बढ़ करके इबादत खाना की स्थापना की।
1575 ईस्वी। और उस इबादत खाने का मूल उद्देश्य क्या था कि विभिन्न धर्म वालों के प्रमुख को बुला करके विभिन्न धर्मों पर विचार करके और धर्म में समन्वय स्थापित करना। हालांकि अकबर इसमें सफल नहीं हुआ। उसके जो इबादत खाना थे वो झगड़े के अड्डे बन गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं हारा और महजर की घोषणा करके इस बात की स्थापना कर दी कि अगर धार्मिक मामलों में कोई विभेद होगा तो उसका निर्णयकर्ता सम्राट होगा। तो इससे एक धार्मिक समन्वय की नीति जो है, सामाजिक समन्वय की नीति स्थापित हुई, जिसके वजह से अस्थायित्व आया शासन। जो क्षेत्र जीतता गया उस क्षेत्र की जनता अकबर के साथ होती चली। क्यों? क्योंकि इसका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। अब ये सारी चीजें सफल क्यों हुई? तो ये उसका इंपीरियलिज्म पॉलिसी से स्पष्ट होता है कि जो साम्राज्यवादी नीति उसने अपनाई वो पूर्व के अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक से पूरी तरह भिन्न था। इसको आपको समझना होगा। तो इसको समझने के लिए आमतौर पे होता है साम्राज्यवाद का अर्थ युद्ध। लड़ाई हुई, जीत लिया, उस क्षेत्र को अपने में मिला लिया, इसी को इंपीरियलिज्म मानते हैं। लेकिन अकबर का इंपीरियलिज्म सिर्फ युद्ध पर ही आधारित नहीं था, युद्ध के साथ साथ प्रेम पर भी आधारित था। प्रथम अभियान मालवा का आपने देखा बाज बहादुर के साथ। क्या हुआ था उसमें? कल के क्लास में हमने पढ़ाया आपको कि बाज बहादुर के विरुद्ध दो अभियान भेजे गए। और जो अधम खां था, जो जिसने वहां अन्याय किया, तो उसको हटा दिया। फिर दूसरा अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। और इस क्रम में जब बाज बहादुर सरेंडर किया तो बाज बहादुर के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि उसको और जो है मुगल मनसबदार बना करके 2000 का मुगल मनसबदार बना। तो ये क्या हुआ? उसके साथ प्रेम का व्यवहार किया गया। यानी जो पराजित राजा थे, उन पराजित राज्यों के साथ सिर्फ युद्ध इसलिए किया गया कि आप एक महासंघ में शामिल हो जाएं, आपसे हमें व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, और अगर शामिल हो गए और युद्ध के बाद तो फिर आप हमारे मनसबदार बन गए। इस नीति से फायदा ये हो कि बहुत सारे राजपूत रियासतें ऐसी थी जिन्होंने बिना युद्ध किए ही मुगल साम्राज्य में शामिल होने की सहमति दे दी। आगे देखेंगे, कोई युद्ध उनके साथ नहीं। तो यहां पर जो पूर्ण वलय और अधिराजत्व की नीति थी वो पलट करके क्या हो गई? युद्ध और प्रेम की नीति। अब इसी से जुड़ा हुआ एक साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ एक तकनीक अकबर के पास था कि उसने भारत को एक अर्ध संघीय प्रशासनिक ढांचा का रूप दिया, एक सेमी फेडरल स्ट्रक्चर दिया। आमतौर पे लोग अज्ञानता में कह देते हैं कि मुसलमानों का शासन था मुगलों का। ऐतिहासिक रूप से पूरी तरीके से गलत है ये। आपको इस क्लास में ये बात साबित होगा कि ये एक मुसलमान शासन नहीं था, बल्कि वास्तव में अर्धसंघीय शासन। इस अर्धसंघीय सेमी फेडरल स्वरूप को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक अकबर के इंपीरियलिज्म को आप नहीं समझेंगे। सक्सेस ऑफ इंपीरियलिज्म ऑफ अकबर नहीं समझ में आया कि आखिर अकबर कामयाब क्यों हुआ। तो भारत में आने के बाद अकबर जब सत्ता स्थापित कर लिया तो भारतीय भूमि पर उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन था? बताइए पुनीता जी। भारत भूमि पर अकबर का सबसे बड़ा शत्रु मुन्ना भाई कौन था? अफगान लोग था। क्योंकि सत्ता किससे छीनी थी अकबर ने, मुगलों ने? अफगानों से। और अफगान पूर्ण रूप से दमित नहीं हुए थे, और दूसरी ओर राजपूत भी इसके मित्र नहीं थे। मुगलों को राजपूतों के साथ मित्रता करने का एक अवसर मिला था। किसके समय में? हुमायूं के समय में। कहां पर अवसर मिला था? तो मेवाड़ में अवसर मिला था। मेवाड़ की शासिका कौन थी? तो रानी दुर्गावती। तंग कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह, गुजरात का जो शासक था। क्या किया दुर्गावती ने? राखी भेजी।
तो हुमायूं ने उस राखी को लौटा दिया, यानी मित्रता नहीं। तो राजपूतों ने जो अवसर दिया था हुमायूं को, उस अवसर को हुमायूं खो दिया। अगर हुमायूं ही उस समय ये काम कर लेता तो हो सकता था पुनीता जी कि मुगलों को भारत से 15 वर्ष निर्वासित जीवन नहीं व्यतीत करना। अकबर ने इस बात को समझ लिया कि हमारे सबसे बड़े शत्रु जो हैं वो कौन है, तो अफगान है, और अभी राजपूत मित्र नहीं बने हैं, अभी राजपूत मित्र नहीं बने हैं, लेकिन पूर्व के दृष्टांत से ऐसा लगता है कि राजपूत मित्र बन सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे आधार थे उसके पास। पहला दुर्गावती का एग्जाम्पल था, दूसरा जितनी राजपूत रियासतें थी वो आपस में लड़ रही थी तो सारी की सारी परेशान थी, वो भी चाहती थी कि शांति स्थापित हो, कोई ऐसी शक्ति में बंधे जहां कोई युद्ध नहीं हो, और अकबर को भी एक समर्थक वर्ग की जरूरत थी। तो राजपूतों के साथ एक स्पष्ट नीति उसने अपनाई, वो नीति ही अर्थसंघीय नीति कहलाती है। और स्पष्ट नीति क्या थी कि प्रत्येक राजपूत रियासत का अस्तित्व समाप्त नहीं किया उसने, वो बनाए रखा कि आप हमारे कन्फेडरेशंस में, परिसंघ में अगर शामिल हो जाते हैं, यानी मुगलों की सत्ता मान लेते हैं, तो दिल्ली सल्तनत के तरह अर्थ नहीं होगा। दिल्ली सल्तनत में आपके अस्तित्व को समाप्त करने की बात की जा रही थी, आपको पूरी तरीके से मिटा देने की बात की जा रही थी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके रियासत का अस्तित्व बना रहे और उस रियासत में आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, कर वसूली के लिए स्वतंत्र है, न्याय के लिए स्वतंत्र है, प्रशासन चलाने के लिए स्वतंत्र है, और उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और आप पर अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो उससे हम प्रोटेक्ट भी करेंगे। और दूसरा कि आप हमारे मनसबदार बन गए, यानी मुगलों की नौकरी कर लीजिए। मनसबदारी का मतलब क्या, नौकरी। और मनसबदारी का अर्थ क्या हुआ कि आपको हम वजीर बनाएंगे, सेनापति बनाएंगे, मीरबख्शी बनाएंगे, जो भी मुगलों के पास पद है वो आप ही लोगों को मिलेगा। इसके बदले में क्या मिलेगा, तो वेतन मिलेगा। तो 3 फायदे हुए राजपूतों को। एक कि उनकी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा, दूसरा कि उन पर कोई बाहरी आक्रमण का खतरा समाप्त हो गया, और तीसरा कि मनसबदार के रूप में उनके आय में और वृद्धि हुई। और मुगलों को क्या फायदा हुआ कि राजपूतों के तरफ से होने वाला प्रतिरोध हमेशा के लिए समाप्त हो गया, सिवाय एक मेवाड़ का एग्जाम्पल है, बाकी किसी ने बाद में प्रतिरोध नहीं किया। दूसरा कि भारत में एक समर्थक वर्ग मिल गया जिसके बल पर वो अफगानों से मुकाबला कर सकते थे। और तीसरा कि समन्वय का एक बहुत बड़ा आधार मिल गया। जो हिंदू मुसलमानों के बीच एक अलगाव था अभी तक, वो अलगाव अकबर ने समाप्त किया, अर्ध संघीय ढांचा का निर्माण कर, यानी अब मुगल और राजपूत अलग नहीं रहे। और ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, मुगलों और राजपूतों के बीच में वैवाहिक संबंध यानी सामाजिक संबंध भी स्थापित हो गया। इस संबंध में बहुत कम लोग जानते हैं कि मुगलों ने राजपूत औरतों से शादी किया, बल्कि सच ये है कि मुगल लड़कियों ने भी राजपूतों से शादी की। आज के दौर में इस विवाह को एक सामाजिक विद्वेष के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, लेकिन जिस युग का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय यह विवाह सामाजिक विद्वेष नहीं था, बल्कि पुनीता जी सामाजिक समन्वय था। आप जिसको मानिए ये नहीं मानिए, आज भी बहुत सारा इंटर रिलीजियस मैरिज होते हैं, तो जो हस्बैंड वाइफ इंटर रिलीजन में है उनके बीच क्या कोई कटुता पाई जाती है? व्यक्तिगत रूप से इसका पता लगा लीजिए। तो उस समय राजपूतों और मुगलों के बीच शादी हुई, तो इससे क्या आज के दृष्टिकोण से जो हम लोग सामाजिक कटुता अनुभव कर रहे हैं, उस समय के दौर में क्या इसको कटुता के रूप में देखा जा रहा था? एक सामाजिक समन्वय के रूप में, एक सोशल कोऑर्डिनेशन के रूप में देखा जा रहा था। और एक ऐसा पेंच था, एक ऐसा बंधन था जिसने मुगलों और राजपूतों को एक शक्ति के रूप में उभारा, और ऐसा उभरा कि चिरस्थायी रूप से 200 वर्षों तक भारत में कोई युद्ध नहीं, हल्के फुल्के युद्ध चला और बड़े सुखी पूर्वक सभी लोग शांति के साथ एक प्रशासन के अधीन रहे।
तो ये था अकबर का इंपीरियलिज्म। अकबर का इंपीरियलिज्म सिर्फ युद्ध नहीं, अकबर का इंपीरियलिज्म एक सिस्टम था, एक व्यवस्था था, जिस व्यवस्था में जो है भारत में चिरस्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि बाद में परिस्थितियां परिवर्तित कर गई, अगले शासकों ने उसके नियमों को नहीं माना और फिर मुगल वंश का पतन हो गया और अंग्रेज यहाँ सत्ता से। ये भी अपने आप में बड़ा विडम्बना है कि मुगल चले गए तो स्थानीय राजपूत रियासत सत्ता स्थापित कर लेते। 1707 से लेकर के 1764 ईस्वी तक तो अवसर मिला था ना भाई, लेकिन भारत में एक भी शक्ति नहीं उभर करके सामने आई, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति में क्या हो गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्षेत्रीय छत्रप तो रहे, बहुत सारे रहे, लेकिन किसी क्षेत्रीय छत्रप में यह दम नहीं रहा कि वो एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्थापना कर सके। मराठे उभरे, लेकिन क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पराजित कर दिया। बाद में उनके आपसी संघर्ष ने बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोंसले, ये 4 वर्गों में मराठे बढ़ गए। और पूना में जो पेशवा था वो इन लोगों का मरहून मिन्नत बन गया, इन लोग के दया पर निर्भर रहने वाला बन गया। तो एक भारत में शक्ति थी जो केंद्रीय नेतृत्व दे सकती थी, लेकिन मराठों का राष्ट्रवाद भी संपूर्ण भारत के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मराठवाड़ा के लिए था, जिसको वो समझते थे। तो यहां पर यह सोचनीय विषय है कि बहुत लंबे समय तक एक राजनीतिक शून्यता रही भारत में, और उस शून्यता को कोई भी भारतीय शक्ति, एक टीपू सुल्तान के रूप में उभरा था कि हम अंग्रेजों को हटा देंगे यहां से, लेकिन कोई भारतीय शक्ति ने उसका साथ नहीं दिया। तो ये इस बात को साबित करता है कि विदेशी आक्रांता सफल तभी हुए हैं भारत में जब यहाँ आंतरिक द्वंद्व या आंतरिक अस्थिरता रही है और एक में एक दूसरे का साथ नहीं दिया। एक अवसर उपलब्ध कराया राजनीति का स्थिरता, अवसर था भारतीय शक्तियों का कि अब मुगल खत्म हो गए, मुगलों की जगह पर कोई दूसरी सत्ता आ सकती थी, लेकिन नहीं है। तो इसका वैक्यूम कभी भी नहीं बना रहता है, उसमें कोई ना कोई सत्ता चली आती है। वो सत्ता कौन आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटेन चली। इस क्षण को, इस चीज को आमतौर पे लोग नहीं देखते हैं। तो इससे अकबर का इंपीरियलिज्म की पॉलिसी की महत्ता और बढ़ जाती है। एक स्पष्ट नीति थी, उस समय भी विदेशी आक्रमण होते थे, लेकिन इसने मुकाबला किया। उस समय ही पुर्तगीज थे, औरंगजेब के समय में तो पुर्तगालियों ने हुगली को लूट लिया, लेकिन कड़ा जवाब पुर्तगालियों को मिला कि नहीं, कि जो औपचारनाक ले जाके औरंगजेब से माफी मांगी, तब वो मुक्त हुआ। लेकिन बाद के काल में अंग्रेज जो करते रहे, किसी भारतीय शक्ति में उसका प्रतिरोध करने की सलाहियत नहीं रही, और धीरे धीरे अंग्रेजों के चंगुल में हर रियासत फंसता चला गया, और एक 64% भारत के भाग पर अंग्रेज सफलतापूर्वक 200 वर्षों तक शासन कर रहे थे। कम से कम 100 वर्षों तक तो निश्चित रूप से। क्लियर? तो हम इतनी बातें आपको इसलिए बताई कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंपीरियलिज्म ऑफ अकबर आपको समझ में, एक सामान्य नहीं है। अब देखिए कि जो बातें भूमिका आपको बताई गई हैं, तो बहुत लंबा चैप्टर है ये, तो इसमें लिखेंगे कब और समझाएंगे ज़्यादा। उसमें सबसे डिस्प्यूटेड है मेवाड़, क्योंकि यही एक रियासत है जिसने मुगलों की अधीनता अकबर के समय तक नहीं स्वीकार। मेवाड़ ने मुगल हिंसा स्वीकार की भी तो जहांगीर के समय। तो अकबर के समय में क्या गतिविधि हुई वो देखते हैं। तो यहाँ जो है सिसोदिया वंश का शासन, राजपूतों का एक वंश है सिसोदिया, और इसकी राजधानी जो थी वो चित्तौड़। जो शासक था वो 2 था, निसंबंध जो हुए 2 से, बल्कि 3 कह लीजिए, तीनों के बारे में विवरण देते हैं। एक जो शासक, आरंभिक शासक जिससे हुआ वो राणा उदय से, राणा उदय से। उसके बाद दूसरा शासक महाराणा प्रताप से, महाराणा प्रताप से। और तीसरा राजा इसका हुआ अमर सिंह, राणा।
इन तीनों का संबंध अकबर के साथ, ठीक है। अब देखिए, जहां तक राणा उदय सिंह की बात है तो 20 अक्टूबर 1567 1567 इनके साथ युद्ध हुआ और इनके साथ 18 जून 1576 को और इनके साथ कोई युद्ध नहीं। स्थानाभाव के कारण हम कम लिख रहे हैं, लेकिन पूरी बात समझाते हैं आपको। आखिर मेवाड़, इसके पहले और भी बहुत सारे युद्ध हो चुके थे राजपूत रियासतों का, वो थोड़ी देर बाद हम बताते हैं। लेकिन इसको पहले इसलिए उठा रहे हैं कि ये युद्ध ऐसा युद्ध था कि जो युद्ध वर्तमान समय में बहुत चर्चित रहता है, विवादित होता है महाराणा प्रताप की वजह से। तो इसको आपको जानना चाहिए कि आखिर ये था क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेवाड़ जो है वो राजपूतों की सबसे बड़ी रियासत है, चित्तौड़ इसकी राजधानी थी। सिसोदिया राजपूतों की एक जाति है, वो यहाँ शासन करते थे। तो जब अकबर शासक बना तो 1562 ईस्वी में उदय सिंह यहाँ के शासक बने। प्रस्ताव भेजा गया अकबर के द्वारा कि आप मुगल अधीनता स्वीकार करें, लेकिन राणा उदय सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दोनों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो झगड़े का दो जड़ था। एक कि राणा उदय सिंह जो राजपूताना का जो एक शासक था उसका संरक्षण कर रहे थे, और अकबर के विरोधी जो मिर्जा थे, यानी इसके अपने रिश्तेदार, मुगलों के रिश्तेदार को क्या बोलते थे? मिर्जा। तो बहुत सारे मिर्जा का संरक्षण करते थे। और दूसरा कौज ये था कि गुजरात जाने के मार्ग पर ये स्थित था। अगर मुगल गुजरात की विजय करना चाहते तो उनको इस रास्ते से होकर जाना था। तो ये रास्ता अगर मुगलों के अधीन नहीं होता तो उनके गुजरात विजय कभी कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो इन दो कारणों से अकबर ने खुद 20 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के किले को अकबर जीत जाता है और उसके बाद राणा उदय सिंह जो है वो हट करके वहां से गोगुंडा चले जाते हैं। गोगुंडा एक जगह है। और फिर इनकी मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप बनते हैं। तो इन्होंने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाई। इसका मतलब क्या हुआ कि चित्तौड़ इनके प्रभाव क्षेत्र से निकल गया। आज चित्तौड़ एक प्रकार से अनिर्णित स्थल रहा। कभी राणाओं ने अधिकार कर लिया, कभी मुगलों ने अधिकार कर लिया। पूरी डिटेल्स में जाएगा तो यही होगा। इसलिए असल राजधानी महाराणा प्रताप के समय में चित्तौड़ नहीं थी, बल्कि कौन थी? कुंभलगढ़ थी। अब महाराणा प्रताप ने बहुत तैयारी की मुगलों के खिलाफ में, तो वही अफगानों का सहारा लिया। तो अफगान में एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम है हकीम खां सूर। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। तो महाराणा प्रताप को भी अवसर दिया गया। अकबर के जो मुख्य सलाहकार या प्रभावशाली व्यक्ति उनके दरबार में था राजा मान सिंह। उन्होंने बहुत प्रस्ताव रखा। युद्ध से पहले बहुत सारी बातें हुई दोनों के बीच में। उसमें मान सिंह को बहुत सुनना भी पड़ा महाराणा प्रताप के दूतों के द्वारा। तो अंततः निर्णय ये हुआ कि फिर से युद्ध होगा। तो इसमें अचंभित बात यह है कि महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा और अकबर के सेना का नेतृत्व अकबर नहीं कर रहा था, बल्कि मान सिंह कर रहा था। तो ये जो 18 जून 1900 लिख दिया था, 1576 में जो युद्ध हुआ उसको हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी का। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय होती है।
और ये युद्ध वास्तव में गागुंडा में हुआ था, लेकिन घाटी जो थी उसकी वो हल्दी घाटी कहलाती थी, इसीलिए इसे गागुंडा का भी युद्ध कहते हैं। एरिया का नाम गागुंडा था और जो घाटी थी उस घाटी का नाम जो था वो हल्दी घाटी था, इसी कारण से इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो मेवाड़ का इलाका था, इसके बहुत सारे भागों पर मुगलों का अधिकार हो गया, लेकिन संपूर्ण मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार नहीं हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि मेवाड़ पर अकबर अधिकार करने में असफल रहा। कि सफलता तब मानिएगा ना जब वहां का शासक अकबर की नीति के अनुसार उसकी अधीनता स्वीकार कर, और अकबर की नीति क्या थी? तो अर्थसंघीय व्यवस्था की। इस अर्थसंघीय व्यवस्था में शामिल होने के लिए मेवाड़ के शासक तैयार नहीं। बाद में 91 में मृत्यु होती है महाराणा प्रताप की, उसके बाद अमर सिंह बनते हैं। राणा अमर सिंह ने भी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं। तो इस प्रकार से कहा यह जा सकता है कि मेवाड़ को छोड़ करके बाकी सारे क्षेत्र पर तो राजपूताना पर मुगल आधिपत्य स्थापित कर पाए, लेकिन मेवाड़ अकबर के अधीन नहीं। क्लियर? अब देखिए साहब, दूसरा जो टॉपिक है इसका वो है रणथंभौर विजय। दूसरा है रणथंभौर। यहां जो है हाड़ा राजपूत थे। ये हाड़ा राजपूत एक जाति थी राजपूतों की। ये सब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का शासक जो था वो सुरजन राय था। ये वास्तव में मेवाड़ का सामंत था, स्वतंत्र शासक नहीं था। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि राजपूताना में फ्यूडल सिस्टम था, तो राजा के नीचे ही बहुत सारे सामंत होते थे। 18 मार्च 1569 इसमें युद्ध होता है और स्थिति को सुरजन राय समर्पण कर देते हैं। और सुरजन राय का जो पुत्र था जिसका नाम दूदा था और भोज, ये दोनों को मुगल मनसबदार बना दिया जाता है। यानी मुगल दरबार में चल जाते हैं और जो सुरजन राय था वो अपने क्षेत्र में निरंतर में शासन करते रहता है। इसका था कि इसको तव्वारा बजाने का अधिकार मिल गया था। एक नया है तव्वारा, एक वाद्य यंत्र का अधिकार। हम बता देते हैं आपको। तो यहां पर भी रणथंभौर अभियान में भी आप देख रहे हैं कि जो उसकी नीति थी यानी युद्ध और प्रेम की वहां लागू हुआ। अभियान क्यों किया कि मेवाड़ का सामंत था और सामंत था, तो युद्ध जब हुआ तो सुरजन राय ये जान गया कि हम युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इसने क्या किया, समर्पण कर दिया। और जो प्रपोजल रहती थी अकबर की उस पर इसने हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ हम उस अर्धसंघ में शामिल होते हैं। तो इसमें सुविधा क्या हुई कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ राज करते रहेंगे। कहाँ? रणथंभौर में। हमारे बेटे मुगल मनसबदार बन जाएंगे, तो अधीनता हो गई। और उसके बाद क्या था कि हम तव्वारा बजाएंगे। तव्वारा का मतलब तुरही। आप फिल्म में देखते होंगे कोई बादशाह वाला फिल्म होता होगा, तो बादशाह आ रहा है तो ऐसे गोल जैसा घुमा हुआ तुरही होता था जिसको बजाता था तुर।
जिसका मतलब हो गया कि बादशाह गद्दी पर आके बैठ रहे हैं, लोग सावधान हो जाए। तो ये तव्वारा जो था ये सम्राट का अधिकार था, सामंत इसको नहीं बजा सकता था। तो सुरजन ने कहा कि ठीक है, आपके अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन हमको भी यहाँ के लोग समझे कि यही राजा है, तो हमको तव्वारा बजाने का अधिकार दे दिया। तो मुगलों ने दे दिया कि ठीक है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो और बाकी राजपूतों को ये नहीं मिला, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि किस शासक को मुगलों ने तव्वारा बजाने का अधिकार दिया। तो रणथंभौर का शासक था सुरजन। यही सब ऑब्जेक्टिवली बहुत क्लास माइनॉरिटी दिमाग में बैठाते हुए चलिए। एक बार रिवीजन कीजिएगा, अगर पहले से बढ़िया से दिमाग में सजा हुआ रहेगा तो रिवीजन बड़ा काम आता है, और बिना समझे हुए रिवीजन कीजिएगा ना तो फिर याद ही नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा है कालिंजर अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं कि कालिंजर का जो किला था वो किला उत्तर प्रदेश में है। कालिंजर रियासत जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये बांदा जिला जो उत्तर प्रदेश में है वहां ये स्थित है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि कालिंजर किस रियासत में है। और आप जानते हैं कि शेरशाह की मृत्यु भी जो है वो यही हुई थी। तो ये जो कालिंजर का किला था ये क्या था? अभेद था। इसी कारण उसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ का शासक जो था कालिंजर का, वो रामचंद्र था। इसके विरुद्ध 1569 में अभियान होता है, और अभियान जो करता है मजनू शाह काकशाह, मजनू खां के द्वारा अभियान किया जाता है ये। और इसमें कालिंजर को मुगल जीत लेते हैं। और मजनू शाह यहाँ का जो है वो सूबेदार बनाया जाता है। ठीक है। यानी इसको, इस किले को स्पष्ट रूप से मुगलों ने अपने अधिकार में कर लिया। और उसके पीछे क्यों, क्या कारण था? कि ये अभेद था। अगर ये राजपूतों के अधीन रहता तो जिसके अधीन रहता वो किसी भी समय जो है वो समस्या खड़ी कर सकता था। तो सामरिकता के दृष्टिकोण से अकबर ने कालिंजर के किलों को मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद वह जोधपुर और बीकानेर, ये दो रियासतों ने अपने आप सरेंडर किया था, जोधपुर एवं बीकानेर। तो यहां का जो शासक था जोधपुर का, वो मालदेव था। ठीक है। और बीकानेर का शासक जो था वो कल्याणमल। और इन दोनों ने, कल्याणमल और मालदेव ने, भगवान दास के माध्यम से मुगल अधीनता स्वीकार, यानी कोई युद्ध नहीं हुआ। और ये जो हुआ वो 1570 ईस्वी, 1570। इन लोगों ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। तो ये राजपूतों के साथ अकबर का दूसरा विवाद था, जो मालदेव की पुत्री के साथ उसने किया। सिर्फ आमेर के राजा के साथ ही नहीं हुआ था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अभियान है गुजरात अभियान।
ये बहुत सारा विवरण है इसमें 1572 में किया गया और 1573 में पुनः किया गया और अंत में जो है वो इस गुजरात को जो है मुगल साम्राज्य में मिला दिया। देखिए इसका इतना कम लिख रहे हैं लेकिन विवरण बहुत बड़ा है और अकबर के सारे युद्धों में, ये सारे अभियानों में ये महत्व के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए गुजरात अकबर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, एक कारण नहीं, सबसे पहला कारण ये था कि ये पूरे भारत में सभी प्रांतों में सबसे ज्यादा समृद्ध प्रांत था, प्रोस्पेरस स्टेट था। और प्रोस्पेरस का कारण क्या था, तो भारत का अधिकांश व्यापार इसी रियासत से होता, बड़ी बड़ी विनिर्माणशालाएं भी यहाँ थी, धनी लोग भी थे, टैक्स भी ज्यादा आता था यहाँ से, इसलिए काफी प्रोस्पेरस। दूसरा, उस समय भारत के मुसलमान हज करने के लिए जो जाते थे वो यहीं से जाते थे और ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस है कि सूरत से जाते थे। एक बार आईएएस में सवाल आया था और बहुत कम पुस्तकों में मिलता था ये, तो आप अपने इसमें याद रखिए कि अकबर के समय में या मुगलों के समय में जो हज यात्री जाते थे भारत से, वो किस बंदरगाह से जाते थे, तो सूरत से जाते थे। और यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था इसके समुद्र पर, तो पुर्तगाली अक्सर हज यात्रियों को लूट लिया करते, इसलिए प्रश्न उठता है। और तीसरा ये है कि मिर्जा सबसे ज्यादा यही सक्रिय था, यानी बाबर जो आया था वहां से तो अकेले थोड़ी आया था, बहुत सारे लोगों को लेकर के आया था। तो उसमें उसके खानदान के लोग भी थे, उसके खानदान के लोग बाबर के समर्थक नहीं थे, विरोधी थे। बाबर के खिलाफ भी काम किया, हुमायूं के खिलाफ भी काम किया और अकबर के खिलाफ भी काम कर रहे थे उनके रिश्तेदार। तो ये मिर्जा कहलाते थे और ये गुजरात में बस गए थे और काफी धनी थे, किसी भी समय चैलेंज उनके सत्ता को यहां से हो सकता था। तो इस तरीके से गुजरात अकबर के लिए काफी इंपॉर्टेंस था। तो उसने खुद अभियान किया और अभियान करने के पीछे कारण क्या था कि जो गुजरात का शासक था उसका वजीर ही उससे काफी जो है वो नाखुश था और उसका नाम इत्तेमाद खां था। गुजरात मुजफ्फर शाह तृतीय के अधीन था, मुजफ्फर शाह तृतीय वहां का शासक था और उसका वजीर इत्तेमाद खां था। और पूरा गुजरात गृह युद्ध में फंसा हुआ था, अलग अलग सरदार थे जो आपस में लड़ते रहते थे, मुजफ्फर शाह का किसी पर नियंत्रण नहीं था। तो इससे इत्तेमाद खां काफी नाखुश हो गया, उसने बजाते तौर पे अकबर को चिट्ठी लिखी और इससे उत्साहित होकर के जब अकबर गुजरात पहुंचा अहमदनगर में, तो इत्तेमाद खां ने किले की चाबियां अकबर के सपुर्द कर दी कि आप ले लीजिए, कोई युद्ध नहीं लड़ा गया और मुजफ्फर शाह भाग गया। बात समझ में आई। उसके बाद अकबर जो है खंभात जाता है। खंभात किस लिए जाता है, तो पुर्तगीजों का दमन करने के लिए। तो यहीं पर पुर्तगीजों से वो समझौता करता है, समुद्र में उसके जहाज पे बैठ करके। तो अकबर अभी तक, यानी जब 1542 में पैदा हुआ था ना 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर 1542 से लेकर 1572 तक उसने समुंदर नहीं देखे थे। आप तो कम से कम देख लियो, देखे कि नहीं? किसी भी कोई है जो समुंदर नहीं देखे? आप देखे हैं रंजन जी? कहाँ देखे? चलिए, अच्छी बात। लेकिन अकबर जो है आज तक समुंदर नहीं देखा। ये 1572 में पहली बार देखा समुंदर। ये भी अब क्वेश्चन आता है, कहाँ? तो खंभात में। तो खैर समझौता कर लिया पुर्तगाल तो गुस्सा था, तो समझौता करने के पीछे कारण था। कारण क्या था कि जानता था कि यहाँ हम उसको हरा देंगे। कहाँ?
स्थल पे, लेकिन जलीय शक्ति हमारे पास नहीं है। और उस समय जल से उसके दो सरोकार थे। ऐसा नहीं था कि जल में जाकर के वो दूसरा देश जीतना चाहता था, लेकिन जल से दो सरोकार उसके। बहुत सारे मुगल अमीरों महिलाओं का व्यापार होता था वहां से, उनके अपने जहाज थे। और दूसरा कि मुसलमान हज यात्री वहां से जाते थे। तो अगर पुर्तगीजों को यहाँ पराजित कर देता तो फिर अकबर का ये दोनों काम बाधित हो जाता। ना पुर्तगीज हज करने देते मुसलमानों को, और न ही मुगल साहबजादियों या मुगल मनसबदारों या मुगल लोगों का जो जहाज चलता था व्यापार के लिए वो चल पाता। तो इस कारण से समझौता कर लिया, दोस्ती कर ली कह लीजिए। उनको भी था कि चलो शासक दोस्ती कर रहा है तो हमको अच्छा ही है, कम से कम स्थल भाग पे हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। अगर स्थल पे लड़ता तो उनको भी लॉस होता। तो इसमें दोनों की समझदारी थी। लेकिन मिर्जाओं का दमन किया उसने, और बहुत जमकर दमन किया, और उसके बाद वापस चला आया दिल्ली। अब जब वापस आया तो 6 महीने के अंदर ही ये मिर्जा फिर विद्रोही हो गया। अब अकबर के पास समाचार पहुंचा तो बहुत गुस्सा हुआ। इतना गुस्सा हुआ कि उसने जितनी रियासत जीती थी और जहां जहां उसका गवर्नर था, सभी गवर्नरों को आदेश दिया कि सब गुजरात पहुंचो, और खुद एक छोटी सी सेना लेकर के, और इतना द्रुत गति से चला कि 500 किलोमीटर की लगभग दूरी थी दिल्ली से अहमदनगर, उसको 11 दिन में वो तय कर लिया, यानी रुका नहीं। और कहा जाता है कि घोड़े को इतने तेज से चला रहा था कि उसकी फौज बहुत पीछे रह गई, और अकेले अहमदनगर पहुंच करके उसने विजय किया। उसके डर से लोग भाग गए। तो स्मिथ ने कहा है कि गुजरात का जो ये द्वितीय अभियान है, ये विश्व का सबसे ज्यादा द्रुतगामी अभियान है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अकबर का कौन सा अभियान विश्व का सबसे तीव्रगामी अभियान कहा जाता है? तो उसमें आपका आंसर होगा गुजरात का द्वितीय अभियान, जो 1573 ईस्वी में हुआ। और इस ढंग से गुजरात जो है हमेशा के लिए मुगलों के अधीन हुई। बात समझ में? अब आइए गुजरात के बाद अगला जो टॉपिक है, हम इसको पार्ट में करके 4 दिन लिख रहे हैं कि ठीक नहीं होगा, पार्ट में हर कुछ पार्ट में नहीं होता है। तो बंगाल एवं बिहार, लेकिन साहब यहाँ पर भी आपको कुछ बातें समझ में आएंगी कि बिहार और बंगाल गुजरात से कोई हटकर नहीं था। यहाँ 1572 से लेकर के 76 तक अभियान हुआ, और यहाँ दाऊद खां कर्रानी यहाँ का शासक था, बिहार का। अभियान जो था वो मुनीम खां, मान सिंह और स्वयं, ये तीनों के द्वारा किया गया। कैसे कैसे वो समझिए कि हम लोग बिहार बंगाल लिख दिए अपनी सुविधा के लिए। वास्तव में जौनपुर से लेकर के बाकी पूरब का जितना इलाका था वो सब का सब बंगाल माना जाता था। उड़ीसा उसमें कभी शामिल हो जाता था, कभी अलग हो जाता था। बाकी असम तक का जितना आप मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब देखते हैं, सब बंगाल माना जाता था। ये अलग बात था कि वो सब एरिया जनजातीय था, उसमें पहुंच बहुत मुश्किल थी, लेकिन कोई उसका पृथक या स्वतंत्र शासकीय अस्तित्व नहीं। कोई शक्तिशाली शासक हुआ, वहां गया, कब्जा कर लिया, हट गया, तो फिर जनजातीय लोग स्वतंत्र हो गए, ये सब। अब ये जो क्षेत्र था बंगाल बिहार का,
ये अफगानों का गढ़ था। अगर इस क्षेत्र पे कब्जा नहीं किया जाता तो मुगल सत्ता को हमेशा चैलेंज मिल सकता था। और यहां 1564 में सुलेमान कर्रानी नामक एक शेर शाह की मृत्यु के बाद एक मजबूत शासक बना था, शेर शाह की मृत्यु के बाद। और 64 में जब उसकी मृत्यु हुई सुलेमान कर्रानी की, तो उसका बेटा दाऊद खां कर्रानी शासक बना। और दाऊद खां कर्रानी इतना शक्तिशाली शासक था कि उसने बजाते तौर पे एक अपना अलग कैपिटल बना लिया, जिसका अस्तित्व भग्नावशेष आज भी आपको मिलेगा। कहां बताइए तो जरा। दाऊद नगर का नाम सुने होंगे औरंगाबाद के पास, तो दाऊद नगर का नामकरण उसी के नाम पर पड़ा। आज भी दाऊद नगर में जाइएगा तो दाऊद खां कर्रानी का किला आपको मिलेगा। और इस जगह की विशेषता क्या थी, ये जरा हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे सेंटर पॉइंट पर था ये कि इससे झारखंड के तरफ भी जाया जा सकता था, आज भी जा सकते हैं, ऐसे बंगाल के तरफ भी जाया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि ये अफीम व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। और एक लुटेरा जाति रहती थी जो लोगों को लूट लिया करती थी, व्यापारियों को। तो दाऊद खां ने स्थानीय समर्थन प्राप्त करने के लिए उसी दाऊद नगर को चुना, वहां किला बनाया। और उससे क्या हुआ कि ये बिहार बंगाल का व्यापार जो है वो काफी सुगमता पूर्वक होने लगा और इलाके में शांति बन गई। तो इससे इसको यहाँ का जन समर्थन मिला, दाऊद खां को, काफी शक्तिशाली हो। राजधानी रही कहां, तो या तो गौड़ में रही या मुर्शिदाबाद में रही, ये सब जगहों पे, या लखनऊती में रही। और ये सब वर्तमान समय में जो अभी बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल है, वहां ये सब इलाका। बिहार के इस क्षेत्र में राजधानी कभी नहीं रही दाऊद नगर में, ये सिर्फ दाऊद खां कर्रानी के समय में। और समय क्या था, तो 1564 से लेकर के 76 तक, याद रखिए। ये आपके बिहार बंगाल का सेंटर था, ये इतना महत्वपूर्ण जगह था। अब देखिए, मुनीब खां को सबसे पहले भेजा अकबर ने। मुनीब खां बहुत बड़ा जर्नैल था अकबर का, तो इसने पटना को विजिट किया। आप जानते हैं कि पटना पहले पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्रा का नामकरण पटना किसने किया, सवाल आता है। शेर शाह सूरी ने किया। और शेर शाह सूरी ने इसका नामकरण पाटलिपुत्र से पटना क्यों किया, क्योंकि हिंदुओं का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है पटन देवी, आज भी है। तो पटन देवी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पटना किया। और उस समय से इतना व्यवहारिक है कि आज भी पटना ही है। तो पहले हेडक्वार्टर हुआ करता था वहां इन लोगों का। तो वहां से जब मुनीब खां ने हराया तो ये दाऊद नगर में आके अपना हेडक्वार्टर बना। फिर जो है वो मुनीब खां चला गया, तो फिर दाऊद खां कर्रानी कब्जा कर लेता। तब इतने ये लोग ताकतवर थे और शक्तिशाली थे कि मान सिंह को भेजना पड़ा है। और मान सिंह ने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से 9 साल रहा बिहार का राज्यपाल मान सिंह। उसने अपना हेडक्वार्टर रोहतासगढ़ में बनाया। और रोहतासगढ़ का किला जो है वही से अफगानों का वो दमन करता था। फिर भी नहीं, तो अंत में अकबर स्वयं अभियान करता है। और ये अभियान 1576 का अंतिम अभियान था। और इस अभियान के बाद जो है वो दाऊद खां कर्रानी का हमेशा के लिए समापन हो जाता है। और 1576 से बिहार और बंगाल मुगल साम्राज्य का अंग बने। और प्रारंभिक दौर में मान सिंह यहाँ का गवर्नर। इतना डेंजर जगह था ये, इतना खतरनाक जगह। तो मान सिंह ने रह करके बिहार बंगाल को मुगल साम्राज्य में अस्थायी रूप से संविलिन कर दिया। जो मुगलों का प्रशासनिक व्यवस्था था, जो बुरा जो व्यवस्था था, सब मान सिंह ने ला दिया। बात समझ में आई? अब देखिए, अगला जो अभियान है वो है काबुल विजय। डिटेल्स में सब मटेरियल्स में लिखा हुआ है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ क्योंकि हेडिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए कम कम लिख रहे हैं, ठीक है। समझा रहे हैं सब आपको, क्योंकि आप आदी हो गए हैं पूरी बात बोर्ड पर लिखवाने का, तो वो डिपेंड करता है टॉपिक पर, जैसा टॉपिक रहेगा वैसा होगा। देखिए यहाँ 1581 का डेट है, और जो यहाँ का उस समय शासक था वो हकीम मिर्जा था। एक ये नाम मिलेगा आपको, ये चचेरा भाई किसका, जाहिर सी बात है अकबर का होगा, है ना। और उसके बाद एक नाम आपको मिलेगा बख्तुन्निसा। ये उसकी बहन थी, चचेरी बहन। और एक नाम मिलेगा मानसी, और एक नाम मिलेगा मिर्जा। ये कुछ नाम है जो काबुल अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हुआ क्या, और एक नाम और मिलेगा आपको, वो था मुल्ला मोहम्मद यज़दी। क्या चीज? मुल्ला मोहम्मद यज़दी। मुल्ला मोहम्मद यज़दी। अकबर के पूरे जीवन में, क्या पूरे जीवन सबसे संकटमय काल था तो 1581, सबसे जिसमें अकबर एकदम डर गया था। उसको इस बात का एहसास हो गया था कि हमारी सत्ता अब समाप्त हो जाएगी, और इसके पीछे कारण आप जानिएगा तब समझिए। देखिए अकबर लाख यहां शासन कर रहा है, उसका आधार कहां था? तो आधार काबुल, बाबर काबुल से आया था, वहां का शासक है ना भाई। अब इसके अधिकांश रिलेटिव ये लोग जो थे वही थे। ऐसे में काबुल उस समय जिसके कब्जे में था वो उसका चचेरा भाई हकीम मिर्जा ये, और इस हकीम मिर्जा का ताल्लुकात मुल्ला मोहम्मद यज़दी के साथ। अब ये दोनों में क्या रिलेशन थे ये आपको समझना होगा थोड़ा सा। मुल्ला मोहम्मद यज़दी कौन था? तो एक मौलवी था। कैसा मौलवी था? तो इसको समझने के लिए इस्लाम धर्म के एक व्याख्या को समझना पड़ेगा। इस्लाम धर्म में एक बात पाई जाती है कि प्रॉफिट के बाद अब अंतिम समय में मेहंदी का आगमन होगा, और मेहंदी का जब आगमन होगा तो सारे मुसलमान उसके साथ बोलेंगे, तभी उसको जन्नत मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और फिर पूरी दुनिया पर मुसलमानों का शासन होगा। ये एक मुस्लिम फिलॉसफी है। अब इस फिलॉसफी के वजह से हुआ ये कि अभी तक प्रॉफिट के बाद 64 लोगों ने घोषणा की है कि हम मेहंदी। एक सूडान का तो व्यक्ति ऐसा था जिसने खाना काबा पे जाके कब्जा कर लिया कि हम मेहंदी, क्योंकि है कि खाना काबा से ही मेहंदी निकलेंगे। तो वहीं पर खड़ा हो गया, हफ्तों दिन तक जो कब्जा किए रहा पूरा सऊदी गवर्नमेंट। रिसेंटली बता रहा हूँ मैं, बहुत दिन का नहीं है, शायद 1999 या 2000 का ये घटना है। डेट हम हो सकता है मिस कर रहे हैं। और साहब वहाँ नियम यह है कि गोली नहीं चलाना है, आपको खून नहीं बहाना है, ये सब नियम है। तो बड़ी मुश्किल से जो है उसको कब्जे में किया गया, और फिर जो है वो मक्के को आज़ाद करवाया गया, काबे, सॉरी मक्का को बोल रहे हैं, काबे को आज़ाद करवाया गया। तो 64 लोग सब के सब नकली हैं। उसमें से एक नकली मेहंदी ये भी है। अब बात समझ में आई? इसने जौनपुर का रहने वाला था। कहाँ का? इसका इलाका जो था जौनपुर था। जौनपुर अब तक बस चुका था,
फिर उसका तुगलक ने बसा दिया था इसको। तो इसका संबंध किससे था? तो मिर्जा हकीम से था। इसने अपने आप को घोषित कर दिया कि हम मेहंदी हैं और भारत के बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों का इसका मुरीद हो गया। अब धार्मिक मुद्दा था, अकबर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि जैसे उसके खिलाफ काम करता, जो उसका समर्थक वर्ग था मुसलमान, वही उसके विरोधी हो जाता था। राजपूत के बल पर तो ये शासन कर नहीं सकते थे। और ये यजदी जो है मिल गया हकीम मिर्जा से कि तुम वहां से आक्रमण करो, यहाँ के पूरे मुसलमान तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम इसके लीडर हैं। अब इससे प्रोत्साहित होकर के जो है वो वहां से चल पड़ा सेना लेकर करके। अगर वो जौनपुर पहुंच जाता तो बोलिए अकबर की सत्ता समाप्त होती कि नहीं? कौन साथ दिया इसे? मान सिंह। लाहौर भेजा गया मान सिंह को और उसके बाद उसको हकीम मिर्जा को वहीं पराजित किया गया। पराजित करके हकीम मिर्जा सिंध में भाग गया और फिर अकबर ने अपनी चचेरी बहन बख्तुन्निसा को वहां का गवर्नर बना दिया कुछ दिनों के। और वो क्षेत्र इतना डिस्टर्ब था और अकबर को विश्वास किस पर था ये देखिए, तो किसी मुसलमान पे नहीं था बल्कि मान सिंह पर था। काबुल के इतिहास में पहला और अंतिम ये था कि काबुल का कोई गवर्नर कोई हिंदू। उसके बाद राजा मान सिंह वहां कंटिन्यूअस जो है वो गवर्नर था और तब काबुल जो है भारतीय साम्राज्य का अंग रहा। अगर मान सिंह वहां नहीं रहता तो काबुल भारतीय साम्राज्य का अंग, क्योंकि फिर यजदी किसी न किसी हकीम मिर्जा को खड़ा कर। तो हमने जो शुरू में कहा था आपसे कि ये जो काबुल अभियान था वो बहुत संकट में था अकबर के लिए। अब आपको समझ में आ गई बात? आगे बढ़े मुन्ना भाई। अब देखिए अगला जो चीज हम आपको बताना चाहते हैं वो है कश्मीर विजय। देखिए साहब, यहाँ का जो शासक था वो यूसुफ था। और यहाँ 1581 ईस्वी में भगवान दास के द्वारा अभियान किया गया। ठीक है, बहुत दुर्गम इलाका था। कश्मीर का अभियान करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। आमतौर पर यह स्वतंत्र रहता था, लेकिन अकबर ने कश्मीर को जीतने का प्रयास किया, जीतने में सफल भी हो। तो वहां भगवान दास के माध्यम से अकबर ने जो है वो ऑफर दिलवाया था कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन वो नहीं माना। तो यूसुफ खां को उसके बाप को पकड़ लिया गया और पकड़ करके बिहार लाया गया। और बिहार में उस समय शासन किसका था? तो राजा मान सिंह। किसके कब्जे में बिहार था? राजा मान सिंह। और कहा तो रोहतासगढ़। तो रोहतासगढ़ आप जाइएगा तो देखिएगा वहां उस दृश्य को हमको देख के आए हैं कि एकदम खड़ा पहाड़ है और ऊपर में एक लगा हुआ है खिड़की। अभी खिड़की का अवशेष हो सकता था उस समय जो है वो उसमें कमरे भी बने हुए हों, अभी कमरा वगैरह टूट गया है, लेकिन खिड़की है। वहां पर खड़ा कर दिया जाता और ढकेल दिया जाता और फिर नीचे से लाश नहीं मिलती थी। मतलब इतना जंगल और पहाड़ है और पत्थर है कि क्या होता था किसी को पता नहीं। स्थानीय लोग आज भी बोलते हैं कि रात में चीख निकलती है। तो मुगलों का वो फांसी घर कहलाता था। तो यूसुफ खां को वही फांसी दी गई। तो ऐसे ऐसे कोई भी मुगल विरोधी सत्ता होती थी, चाहे जागीरदारों की, मनसबदारों की, बहुत सारे छोटे छोटे लोग थे जो विद्रोह कर देते थे। तो मुगल कुछ नहीं करते थे, उनको अरेस्ट कर करके यहीं रोहतासगढ़ की पहाड़ी पर भेज देते थे। और रोहतासगढ़ की पहाड़ी ऐसा दुर्गम था कि वहां क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं।
और वहाँ का जो फांसी घर था वो काफ़ी दर्दनाक था। आपको अभी उस पर से झांकने में डर लगेगा, इतनी गहराई। उसी पर के खड़ा करके फेंक दिया जाता और फिर लाशें भी नहीं मिलती। और स्थानीय गांव के लोगों से जब हमने बातचीत की, सही गलत क्या हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी भी स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में यहाँ से चीखें आती, चिल्लाने की, जो मरता था आदमी ना तो उसका। अब क्या वास्तविकता है इतना हमको उसमें डिटेल्स पता नहीं है। उसके बाद आगे है सिंध विजय। यहाँ का शासक जो था वो कुतलू था। और 1592 ईस्वी में मान सिंह ने इसको जीता और सिंध को भारतीय साम्राज्य में शामिल कर लिया। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। उसके बाद अगला है बलूचिस्तान। ये सिर्फ वर्ष शासक का नाम और किसने किया इतना आपको याद रखना है। यहाँ 1595 में मीर मासूम के नेतृत्व में अधिकार किया गया। 1595 में मीर मासूम जो एक मुगल सेनापति था, उसने बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया। ये भी पहाड़ी क्षेत्र था, कोई मुगलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन रास्ते में पड़ता था इसलिए। उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। ये अकबर को काफी परेशान किया है। अकबर ही को नहीं परेशान किया है, बल्कि औरंगजेब तक परेशान करता रहा ये क्षेत्र। और ऐसा इसलिए कि यहाँ उज़्बेक, रोशनाई और यूसुफजई, उज़्बेक, रोशनाई और यूसुफजई, ये कबीला था। और अंत में इसको अगर कहिए तो 1596 में जो है आकर के इनको नियंत्रित किया गया। ये क्या था कि ये लोग व्यापारिक मार्ग पे थे, लूट लिया करते थे। मुगल काफिला हो, व्यापारिक काफिला हो, कोई भी हो, लूट लिया करते। अब भारत का व्यापार इससे बाधित था। तो ऐसी परिस्थिति में शासक के प्रभुत्व पर चुनौती थी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये रोशनाई जो थे, ये ऐसा वर्ग था जिसने इस्लाम के विरुद्ध एक नया धर्म खड़ा कर लिया। और वो धर्म इतना कट्टर था कि मुसलमानों का जानी दुश्मन था। इसके अलावा जो उज़्बेक और यूसुफजई थे, ये थे तो मुसलमान सब, लेकिन कबीलाई संरचना ऐसी थी कि इन लोगों को मुगलों से शत्रुता थी। तो बहुत सारे लोगों को भेजा गया, भगवान दास को भेजा गया। भगवान दास की मृत्यु यहीं हो गई यूसुफजई से लड़ते हुए में। फिर लास्ट में मान सिंह को भेजा गया। मान सिंह ने इन सारे क्षेत्रों को शांत किया और 1596 में जो यूसुफजई का सरदार था वो मारा गया। तब ये क्षेत्र पूरी तरीके से शांत हुआ। लेकिन बाद में चल के देखिए कि चाहे जहांगीर का समय हो, शाहजहां का, औरंगजेब का, औरंगजेब के समय में तो औरंगजेब ने घूस दे करके इसको अपने नियंत्रण में रखा। और अकबर ने इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया था। अकबर ने सिर्फ आगरे का किला या फतेहपुर सीकरी का ही किला नहीं बनाया था। अकबर ने इसके अतिरिक्त 5 और जगहों पर भी किले बनाए। उसमें एक किला इस क्षेत्र में भी। अजमेर में भी आप जाइएगा तो अजमेर में भी अकबर का किला जो है आपको बना हुआ ऊपर में पहाड़ी पर मिलेगा। तो जहां जहां उसको चुनौती मिलती थी अकबर को, वहां वहां वो किला बना करके फौज को रखता। उसके बाद अगला टॉपिक है अकबर की दक्षिण नीति। अकबर की
दक्षिण नीति लिख देते हैं इसी में, और अंतिम खानदेश अभियान, और दोनों को साथ में समझा देते हैं। खानदेश। अब देखिए साहब, हुआ ये कि अभी अभी आपको शुरू में बताए थे कि दक्षिण के प्रति जो अलाउद्दीन की नीति थी वो काफ़ी सफल मानी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा कि फिर अकबर को भी वही नीति अपनानी चाहिए थी। लेकिन अकबर ने वो नीति नहीं अपनाई। अकबर ने जो नीति अपनाई वो नीति तुगलक वाली थी, यानी पूर्ण विलय। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि अकबर ने ये नीति क्यों अपनाई पूर्ण विलय, और इसके क्या परिणाम है। तो यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि अलाउद्दीन की नीति सही में प्रासंगिक थी। अकबर ने जो पूर्ण विलय की नीति अपनाई उसके शक्तिशालिता होने के वजह से तो सफल होता हुआ दिखा, लेकिन मुगलों का सबसे अधिक युद्ध अगर हुआ तो दक्षिण में हुआ। अकबर कुछ क्षेत्र जीत करके मिला लेता है, लेकिन बाद के शासकों के समय में खासतौर से औरंगजेब तक आते आते क्या हुआ, गोलकुंडा और बीजापुर उसके लिए सरदर्द बन गया। और ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन का सर्वनाश कर दिया, उसी तरीके से बीजापुर और गोलकुंडा के फोड़े ने औरंगजेब का सर्वनाश किया। तो औरंगजेब के काल में जाके दक्षिण का पूर्ण विलय हो पाया था, और जब पूर्ण विलय हो गया तो मुगलों के पतन का एक कारण वो भी बना था। मुगलों के पतन के कारण और भी थे, सिर्फ वही नहीं थे। लेकिन अगर दक्षिण में औरंगजेब नहीं उलझता या दक्षिण की राजनीति में मुगल नहीं उलझते तो हो सकता था कि उनके मनसबदारी व्यवस्था का जो संकट उत्पन्न हुआ वो ना होता। हो सकता था कि कृषि का संकट जो उत्पन्न हुआ वो ना होता। तो ये सब उसकी देन थे। इसलिए एक टेक्निकली बात यहाँ पर आपको बताते चले कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, आज तक आया नहीं है, कि जिस प्रकार से मुगलों ने जो नीति दक्कन के प्रति अपनाई वो व्यवहारिक नहीं थी। व्यवहारिक नीति जो थी अलाउद्दीन खिलजी की थी, साबित की। तो उसमें इस एंगल से आप लिख करके आंसर दे सकते हैं। क्लियर। तो अब आइए कि अकबर की दक्षिण नीति क्या थी। तो बता ही दिया पूर्ण विलय की। तो 90 तक आते आते अकबर उत्तर भारत से संतुष्ट हो गए कि अब हमें जो है उत्तर भारत में किसी क्षेत्र को नहीं जीतना है। मेवाड़ है जो तैयार नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मेवाड़ को छोड़ के सारे क्षेत्र जो है वो विजित कर लिए। 1591 में अकबर दक्षिण के रियासतों पर कोई चिट्ठी लिखता है। दक्षिण में कौन कौन रियासत है, सब मटेरियल्स में नाम है। खानदेश है, अहमदनगर है, बीजापुर है और गोलकुंडा है। ये 4 रियासतों को पत्र लिखता है 1591 में अकबर। इन 4 रियासतों में खानदेश ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, क्या मुगल अधीनता स्वीकार कर। बीजापुर गोलकुंडा ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन गिफ्ट भेज दिया कि हम आपको शासक मानते हैं। लेकिन अहमदनगर ने कुछ नहीं किया, ना अधीनता स्वीकार करने की घोषणा की और ना ही कोई पारितोषिक भेजा, कोई गिफ्ट नहीं। तो यह अवहेलना हो गई अकबर की। तो उसने अहमदनगर के खिलाफ अभियान किया, और अभियान इसलिए किया कि वहां गृह युद्ध चल रहा था। उस गृह युद्ध में वहां का एक दल जो था वो अकबर को आमंत्रित किया। अकबर भेजता है अपनी सेना को और अहमदनगर को पराजित करता है, और सिर्फ बरार क्षेत्र उसका ले पाता है। बाकी चांद बीवी वहां एक बहुत शासिका बनकर के उभरी, हालांकि शासक तो वो नहीं थी, अल्पवयस्क बेटा था, उसी का संरक्षिका बन के उभरी, और उसने मुगलों को सारे क्षेत्र नहीं जीतने दिए। तो समझौता हो गया बरार पर कि बरार मुगल ले ले, बाकी पूरा अहमदनगर आजाद हो। अब 1601 की बारी आई तब, तो जो खानदेश 1591 में एक्सेप्ट किया था, 1601 में उसका बेटा जो खानदेश का था, जब वो शासक बना तो उसने मुगल अधीनता का जुआ उतार फेंका। तब अकबर को अभियान करना पड़ा खानदेश के विरुद्ध।
और वहाँ का किला भी अवैध था। कहा जाता है, हालांकि इसमें विवाद है, लेकिन एक मत ये भी है कि अकबर ने घूस दे करके खानदेश के किले को जो है वो जीता था। और इसीलिए कहा जाता है कि खानदेश के किले की चाबी उसने सोने की ताला जो है सोने की चाबी से खोला। इसका अर्थ हुआ कि उसने घूस दे करके जो है किले पर कब्जा किया। तो ये उसका अंतिम अभियान है खानदेश। उसी को लौटने के बाद फतेहपुर सीकरी में खानदेश के विजय के उपलक्ष्य में और गुजरात विजय की याद में, क्योंकि गुजरात में ही इल्तुतमिश ने एक दरवाज़ा बनाया था जिसको बोलते थे अतारिकीन। तो इल्तुतमिश द्वारा गुजरात में जो अतारिकीन दरवाज़ा बनाया गया था, उससे अकबर बहुत प्रभावित हुआ कि हम भी इससे अच्छा दरवाज़ा बनाएं। तो मौका नहीं मिल रहा था। तो खानदेश के विजय के उपलक्ष्य में गुजरात के अतारिकीन से प्रभावित होकर के उसने 1602 में बुलंद दरवाजे का 74 फीट का निर्माण किया, जो अभी फतेहपुर सीकरी में। और अंतिम दिन अकबर के बहुत दुखदायी हुए, क्योंकि उसका पुत्र सलीम, उसके 3 पुत्र थे, आप जानते हैं सलीम, दानियाल और मुराद। तो दानियाल और मुराद दोनों की मृत्यु उसके जीवन काल में अधिक मदिरापान के कारण हो गई। एकमात्र पुत्र जो बचा था वो सलीम। तो सलीम अपने पिता के जीवन काल में 2 बार विद्रोही हो चुका था। एक बार इलाहाबाद में खुद अपने आप को शासक घोषित ही कर दिया था। यहाँ तक कि जो इसका सबसे घनिष्ठ मित्र था अकबर का अबुल फजल, उसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला से करवा दी उसने। लेकिन सबको माफ़ करते हुए अकबर अपने जब मृत्यु सैया पर 1605 में था, तो उसने सलीम के हाथ में कटार दे करके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और वो उसके मरने के बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से अगला शासक। तो ये था अकबर का पूरा साम्राज्य। एक क्लास और बच गया है इससे, जो कल हम लोग लेंगे, कि अकबर की धार्मिक नीति। और उसके बाद आपका 4 क्लास में अकबर का पूरा चैप्टर क्लोज। ठीक है, थैंक यू।